अजीब वाक़यात तो दुनिया में होते ही रहते हैं, मगर एक मामूली सा वाक़या नाज़ली की तबीयत को यकलख्त क़तई तौर पर बदल दे, ये मेरे लिए बेहद हैरानकुन बात है। उसकी ये तब्दीली मेरे लिए मुअम्मा है, चूँकि उस वाक़े से पहले मुझे यकीन था कि उसकी तबीयत को बदलना क़तई नामुमकिन है। इसलिए अब मैं ये महसूस करती हूँ कि नाज़ली वो नाज़ली नहीं रही जो बचपन से अब तक मेरी सहेली थी। सहेली के अलावा वो मेरी भाभी भी थी, क्योंकि उसकी शादी भाई मुज़फ़्फ़र से हो चुकी थी। जैसे उसकी इस तब्दीली में इंसान की रूह की हकीकत का भेद छुपा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि वो एक बहुत ही मामूली वाक़या था, यानी किसी बदनुमा आदमी से खुदा वास्ते का बुग़्ज़ महसूस करना। कितनी आम सी बात है। उस रोज़ मैं और नाज़ली दोनों लालपुर से जालंधर आ रही थी। ये वाक़या वहीं रेलवे स्टेशन पर हुआ, जिसने नाज़ली की ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया। गाड़ी कब आएगी? गाड़ी तो जब आएगी तब आएगी। ये बताओ तुमने बुर्का क्यों उतार दिया है? उतार कहाँ दिया? पहनावा तो है। इसे पहनावा कहते हैं? नजमुन निसा, मुझसे तुम्हारी तरह भूत नहीं बना जाता, और ये जो तुम कर रही हो ना, ये सरासर लोगों को धोखा दे रही हो। भूत? धोखा? ये तुम क्या कह रही हो? दिमाग तो सही है तुम्हारा? और नहीं तो क्या, इंसान को वही नजर आना चाहिए जो वो हो। अब लोगों को क्या पता कि इस डब्बे में माल कैसा है। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे औरत होने पे शक होता है। औरत को ढक छुप कर रहना चाहिए। यूं बाजारू औरतों की तरह इश्तहार बनने से औरत औरत नहीं रहती, कुछ और हो जाती है। क्या हो जाती है भला? बस रहने दो, मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहती। और एक बात मत भूलो कि तुम मेरे साथ इस शर्त पर आई थी कि तुम बुर्का पहने रहोगी। बुढ़िया। ऐसी बेशर्मी से तो बुढ़िया होना ही बेहतर है। तुम बुर्का पहनती हो या मैं जाऊं यहाँ से? अच्छा बाबा, पहन लिया, अब ज्यादा उलट मत। बुढ़िया। आई नजमी, बुर्खा उतार दूं? अरे बहुत गर्मी हो, मत करो, पहनो इसे। थोड़ी देर हवा ले लूं ना, फिर पहन लूंगी। बैठो अमित भाई। बिस्मिल्लाह। बहुत गर्मी है। तुम इस बार क्या सोच के कराची जा रहे हो? बस यार, बैठे बिठाए ख्याल आया कि दोस्त से मिला हूं और मैं निकल खड़ा हुआ। क्या हुआ? आय हाय, उस आदमी को तो देखो, किस कदर बदसूरत है। आदमी को ऐसी आवारगी इस दौर में जेब नहीं देती। तुम्हारे ख्याल में दोस्त से मिलने जाना आवारगी है? भाई जाहिर है, बिला वजह और बिना किसी बात के किसी के पास जाना आज के अहद में कोई मुनासिब बात तो नहीं है। तुम मुझे काफ़ी पागल लगते हो, जो जी में आता है कह देते हो। भाई मैं उसकी शादी पे नहीं जा सका था, इसलिए उसे मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। खुद शादी क्यों नहीं कर लेते हमीद भाई? पाँव में जंजीर पड़ जाएगी ना तुम्हारे, तो तुम्हारी जो तबीयत है ना, ये इस तरह से बेनुहार नहीं रहेगी। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे आज तक ऐसी औरत मिली ही नहीं।
इतनी बदसूरती तो मैंने बचपन में देव और जिन्नों किस्म की मखलूक के बारे में सुनी थी। लगता है खुदा ने इसको गलती से इंसान बना दिया। तुम्हें नहीं लगता मैं सही कह रही हूँ? इतना कराहियत अंगेज आदमी है कि इसकी तरफ एक नज़र भी ना देखा जा सके। ये भी खूब कही सर आपने। इतनी बेशुमार लड़कियां इस दुनिया में कुंवारी बैठी हैं और आपको कोई ऐसी लड़की नहीं मिल रही जिससे आप शादी कर सकें। क्या बहुत खूबसूरत और हसीन लड़की की डिमांड है, हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिससे मेरी शादी हो वो औरत हो। यार हमीद भाई, कभी कभी मुझे अब थोड़े से ना सटियाए हुए लगते हो। अरे जाहिर सी बात है, एक आदमी एक औरत से ही शादी करता है। तुम ठीक कह रहे हो, आदमी औरतों से ही शादी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर औरतें नहीं होती। ये क्या बात कही तुमने? औरतें नहीं होती? ये बात मेरी कुछ पल्ले नहीं पड़ी। तुम्हारे पल्ले पड़ेगी भी नहीं, इसलिए अपने दिमाग को मत थकाओ, आराम से बैठ जाओ। मैं हमेशा तुम्हारी बातों में सही और गलत ढूंढा करती थी, लेकिन आखिर थक गई। मुझे कभी नहीं पता चल सका कि तुम सही कब हो और गलत कब हो। जब तुमने भाई मुजफ्फर का रिश्ता खुशी से कबूल कर लिया था, मैं जब भी नहीं समझी थी कि तुम वाकई संजीदा हो या कोई अदाकारी है। जब मैं कभी नहीं समझ सकी तो आज क्या समझूंगी? मुमकिन है तुम सही कह रही हो, मुमकिन है तुम सही नहीं कह रही हो। मगर कुछ तो बताओ हमीद भाई, तुम्हारी इस अजीबो गरीब बात का आखिर क्या मतलब है? एक दफ़ा मेरे अब्बा जी ने मेरी शादी की बात अपने दोस्त की बेटी से चलाई थी। तो एक दिन अब्बा जी ने मुझे कुछ सामान दिया और कहा कि जाकर मेरे दोस्त के यहाँ दे आओ। मैं वो सामान लेकर उनके यहाँ चला गया। दरवाजे पे 2-4 दस्तक देने के बावजूद जब कोई नहीं आया तो मजबूरन मैं अंदर चला गया। अंदर जाकर सहन में मैंने देखा एक खूबसूरत लड़की जर्द लिबास में मलबूस सहन में झूला झूल रही। उसका दुपट्टा उसके कांधे पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे उससे उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। सामान का थैला मैंने वहीं रख दिया और वापस जाने के लिए मुड़ गया। उसने मुझे देखा और आवाज दी, हमीद साहब, हमीद साहब। लेकिन मैंने उसे मुड़कर नहीं देखा और मैं वापस आ गया और मुझे जर्द रंग से नफरत हो गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने हिम्मत करके अब्बा जान को कह दिया कि मैं उनकी दोस्त की बेटी से शादी नहीं कर सकता। मगर क्यों? बचपन में एक मर्तबा अब्बा जी ने मुझे कुछ जेवर दिए और कहा कि ये जाकर अंदर अपनी माँ को दे। मैं वो जेवर लेकर अंदर की तरफ गया। जैसे ही मैंने कमरे का पर्दा हटाया तो मैंने देखा कि मेरी माँ के साथ एक जवान औरत बैठी हुई है और उसने पर्दा नहीं किया। और जाहिर सी बात है, वो मेरी माँ के सामने पर्दा क्यों करेगी। मैं उसे देखता ही उल्टे कदमों वापस चला गया और अब्बा जान से कह दिया कि अम्मा के पास कोई औरत बैठी हुई है और उसने पर्दा नहीं किया हुआ। अब्बा जान ने कहा कि वो औरत तुम्हारी माँ के बराबर है, इसलिए तुम्हें उनसे झिझकने और शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अब्बा के लाख समझाने के बावजूद भी मैं अपने अंदर वो हिम्मत पैदा नहीं कर सका कि जेवरात जाकर अपनी माँ को दे दूँ। भाई, तुम्हारी इस लंबी चौड़ी और वाकयाती तकरीर के बावजूद भी मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तुम वाकई बहुत बड़े घामड़ हो। मेरी बात सुनो, जो औरत पर्दा नहीं करती मैं उसे औरत ही नहीं मानता। हमीद भाई, पर्दा इंसान की आंख में होता है। आंख, हया, शर्म तक तो बाद में पहुंचते हैं।
सबसे पहले इंसान की नज़र जिस्म पर पड़ती है। जब एक इंसान की अपनी आंखों में खुद शर्म है तो भला वो दूसरी औरतों की तरफ देखेगा ही क्यों? आदमी की आंख में शर्म हो और औरतें बेपर्दा बेहया फिरती रहें, बस ये लाजिम है कि आदमी की आंख में शर्म हो। तुझे शायद मालूम नहीं है कि हयादार औरतें अंधों से भी पर्दा करती हैं। और आखिरी बात है कि मैं किसी बेहया औरत से शादी नहीं कर सकता। अब तू अपनी दलीलें देना बंद कर और कोई और बात कर, वरना चुप करके बैठ जा। क्यों? तुम्हारी आंखें नहीं है या इनमें बिनाई नहीं है? मेरी आंखें भी हैं और उनमें बसीरत भी है, लेकिन मेरी आंखें तुम्हारी तरह नहीं देखती। इसीलिए दो अलग अलग इंसानों को एक ही चीज़ मुख्तलिफ दिखाई देती है। तो क्या तुम्हें कराहियत अंगेज बदसूरत आदमी खूबसूरत नजर आता है? खूबसूरत नहीं तो इतना बदसूरत भी नहीं है जितना तुमने उसको बना दिया है। और वैसे भी मैं इंसान के बाहर की नहीं बल्कि अंदर की खूबसूरती को देखती हूँ। नजमुन्निसा, तुम्हारी अकल तो सदा से भैंस की तरह मोटी है। अगर अकल से काम लेना आता ना तो ये हाल ना होता तुम्हारा। हाँ, ऐसा तो है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंसान की खूबसूरती और बदसूरती को अकल से नहीं दिल से परखा और समझा जाता है। अच्छा हामिद भाई, हमारे सामने वाली बेंच पे दो खवातीन बैठी हैं। एक ने बुर्का ऊपर से उतार रखा है, बहुत खूबसूरत लड़की है। एक खूबसूरत और हसीन औरत की तारीफ पे पूरी उतरती है। मगर तू ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो तुझे पूरी नज़र ही नहीं आ रही। तो ये बात साफ है कि इनमें से एक हयादार है और एक हयादार नहीं है। वो औरत जो ढकी छुपी है, मुझे उससे ना मोहब्बत है और ना हमदर्दी। लेकिन वो औरत जो बेपर्दा है, मुझे उससे नफरत है, एकदम साफ और खरी नफरत। नाज़ो, नाज़ो क्या बात है? किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? कोई बात बुरी लग गई? मुझसे कोई गलती हो गई मेरी सरकार? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जी अच्छा नहीं है। अभी तो अपने मैके वालों से मिलके आ रही हो, फिर किसी की याद आ गई क्या? नहीं, किसी की नहीं। कुछ देर सोती हूँ तो तबीयत ठीक हो जाएगी।
नजमुन्निसा, जी भाई। ये नाजो को क्या हुआ? क्या हुआ है उसे? कुछ अजीब सा ही रवैया था उसका, किसी लाश की तरह पड़ी है, उसकी आंखें खुश्क और सर्द हुई हैं, कोई बात भी नहीं कर रही, बुत की तरह खामोश। फिर कहने लगी कि कुछ देर सो जाती हूँ, तबीयत ठीक हो जाएगी। आप भी ना भाई बहुत ही ज़्यादा सीधे हैं और नासमझ भी। बचपन से जानती हूँ उसे, रग रग से वाकिफ़ हूँ उसकी। ऐसे ही मकर कर रही होगी। आप उसके नाज नखरे बहुत उठाते हैं ना, इसलिए चाह रही होगी कि वो मज़ीद नखरे उठवाए आपसे। शायद तुम ठीक कहती हो। खैर, शाम को आते हुए उसके लिए रसगुल्ले ले आऊंगा, बहुत पसंद है ना उसे। चलता हूँ। अगर रोज़ भी रसगुल्ले खाएगी ना, तब भी मकर से बाज नहीं आएगी। अच्छी तरह जानती हूँ नाज़ली को, पूरी नौटंकी है। और एक मेरे मुजफ्फर भाई, मट्टी के मादू, जोरू के गुलाम। पता नहीं ऐसी ही लड़कियों को ऐसे लड़के क्यों मिलते हैं। खैर, अल्लाह की अल्लाह ही जाने। नजमुन्निसा, जी भाई। भाभी कहाँ है तुम्हारी? वो तो उसी वक्त से अपने कमरे में है, निकली नहीं आज। ऐसी कौन सी थकन है जो उतरी नहीं? तुम भी तो गई थी उसके साथ सफर पर। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं? जी भाई, मैं 2-3 दफ़ा उसके कमरे में गई थी, लेकिन वो अपने मुंह पर हाथ रख के लेटी हुई है। मैंने उसकी नींद ख़राब करना मुनासिब नहीं समझा। जरूर कोई बात है, वरना वो तो मछली की तरह हर वक्त फिसलती रहती है। यूं सुध-बुध होके एक तरह से कैसी लेटी रह सकती है वो? भाई आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप ये रसगुल्ले लेकर उसके पास जाएं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इनको देखकर। ठीक है? खूबसूरत मुस्कुराहट है इस शख्स की। उठो ना, ये क्या तुम अटवाटी खटवाटी लिए पड़ी हो? ऐसा कौन सा सफर है जो थकन अब तक उतरी नहीं? तुम तो कभी भी नहीं थकी, बल्कि तुमने तो थकना सीखा ही नहीं। फिर ये कौन सी थकावट है जो सुबह से लेकर अब तक उतरी नहीं? उठो ना। पता है, मैं तो डर ही गया था। डर क्यों गए थे? मैं समझा कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो गई। अच्छा सुनो, थोड़े से रसगुल्ले जाकर नजमुन्निसा को भी दे दो, वरना क्या सोचेगी। क्यों? ये रसगुल्ले तुम मेरे लिए लाए हो या अपनी बहन के लिए? तुम्हारे लिए लाया हूं, मगर अच्छा है कि मिल बांट के खा लिया जाए। वैसे भी सोचो, मुझसे शादी से पहले तुम नजमुन्निसा की सहेली थी। बस बस, बहन की ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी
शादी के बाद औरत के रिश्ते बदल जाते हैं। अब वो तुम्हारी बहन और मेरी नंद है। अच्छा बाप, जो मर्जी आए करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? मेरे साथ चल रही हो जरा? कहाँ चलें? मुझे अपने लिए जर्द रंग की चूड़ियाँ खरीदनी हैं। अभी कल ही तो तुम बाजार गई थी, पूरा बाजार तुमने छान मारा, लेकिन तुम्हें जर्द रंग की चूड़ियाँ कहीं नहीं मिली। आज फिर खाक छानोगी? नहीं, आज तो मुझे मेरी चूड़ियाँ ज़रूर मिलेंगी। क्यों? आज ऐसी क्या खास बात है? मैंने साबिर दुकानदार से कहा था कि मुझे जर्द रंग की चूड़ियाँ चाहिए। आज उसने ज़रूर मंगवा ली होंगी। अगर भाई मुजफ्फर से कहती तो वो कारखाने से बनवा कर ला देता। नहीं, चूड़ियाँ तो औरत को खुद खरीदनी चाहिए। वैसे भी मर्द चूड़ियाँ खरीदते अच्छे नहीं लगते। खूब जानती हूँ मैं तुम्हारे जुमले के पीछे छुपे मफहूम को। ज़्यादा बकबक न कर, चलना है या नहीं? वरना मैं खुद चले जाऊंगी। खूब जानती हूँ तुम्हारे इस वरना का मतलब। काश मैंने तेरी जैसी चंडालनी से अपने भाई की शादी नहीं करवाई होती। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, मैं तेरे साथ चलती हूँ, लेकिन बुर्का पहन के चलना होगा। लो, अपने बाजार वालों से कैसा पर्दा? अब इतनी सी देर के लिए क्या बुर्का लादना? देखो, अगर तुम बुर्का पहन के चलोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, वरना तुम्हारी मर्जी। अच्छा बाबा, तुम कहती हो तो पहन लेती हूँ वो तंबू। इस औरत की तो दीदों का पानी सूख गया है। तौबा तौबा, कयामत की निशानी है। हमें नजमुन निसा के बारे में भी सोचना चाहिए। इतनी देर से मैं इंतजार कर रही थी कि तुम मेरी कलाई में भरी हुई जर्द चूड़ियों की तारीफ करो, लेकिन तुम तो बिल्कुल काट के उल्लू हो। सारे जमाने की बकवास करने के बाद नजमुन निसा के बारे में सोचने लग गए। भला क्या है नजमुन निसा को? अच्छी भली है, पर्देदार बीवी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तुम में और नजमुन निसा में एक भी बात जो है ना, वो एक जैसी नहीं। तुम लोगों की दोस्ती कैसे हुई? कहते तो तुम ठीक ही हो, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। अच्छा छोड़ो ना इस बेवक्त के मौजू को, ये बताओ कि मेरी कलाई में ये जर्द चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं? एक बात बताओ, तुम्हें ये जर्द रंग इतना पसंद क्यों है? फिर लग गए तुम इस बात की खोज में? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पूरे 10 चक्कर लगाए थे मैंने साबिर चूड़ी वाले की दुकान पे, तब जाके मुझे जर्द चूड़ियाँ मिली थी। लेकिन तुम तो खुदा का वास्ता है, अब इतनी छोटी सी बात पर नाराज मत हो। अच्छी चूड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी।
और तुम्हारे हाथ में बहुत ही अच्छी लगती है, बिल्कुल हूर लग रही हो। इतनी सी बात कहने में इतनी देर लगा दी। पता नहीं मैं अजीब हूँ या फिर तुम, लेकिन हम दोनों में से कोई एक अजीब जरूर है। खैर छोड़ो। नाज़ली, तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी और नजमुन्निसा की दोस्ती कैसे हुई थी? मोहल्ले के एक घर में कुरान खानी थी और मैं भी वहाँ गई हुई थी। वहाँ ये मौलवानी बीबी भी आई हुई थी। मेरा दुपट्टा कुछ इस किस्म का था कि बार बार मेरे सर से ढलक जाता था और नजम हर बार मेरा दुपट्टा दुरुस्त करती। उस 1 घंटे में नजम ने 10 से 12 दफ़ा मेरा दुपट्टा ठीक किया। फिर क्या था, मुझे ये भोली भाली सीधी सादी सी लड़की अच्छी लगी। उसने भी ये सोचा होगा कि शायद वो मुझे सीधे रास्ते पे ला सकती हो। वो भी इस वजह से मेरी दोस्त बन गई कि मुझे अच्छी और पक्की मुसलमान बनाकर दम लेगी। फिर क्या था, उसकी नसीहतों की पोटलियाँ खुलती और मैं उसे बातों में लगा के उसकी पोटली कहीं छुपा देती। वो फिर लौट आती और फिर नसीहतें करती। एक मकाम पे तो मैं नाचार सुनती रहती और उसके जाते ही उसकी नसीहतों की पोटली को ज़ोर की गांठ लगा देती। पर उसे लगता था कि मुझे अपने रंग में रंग के उसे कोई बहुत भारी नेकी मिल जाएगी जिसकी एवज वो सीधी जन्नत में चली जाएगी बिना किसी रुकावट के। लो भला, मैं कोई बिगड़ी हुई हूँ? अच्छी भली तो हूँ, अल्लाह रसूल को मानती हूँ जैसे सारी दुनिया मानती है। लेकिन बीबी नजमुन्निसा तो न जाने किस रास्ते पे चल रही है। मुझसे नहीं जी जाती है कैदियों वाली ज़िंदगी और ना ही मुझसे इन कैदियों के रास्तों पे चला जाता है। मैं तो एक आज़ाद परिंदा हूँ, आज़ाद रहना चाहती हूँ, बिल्कुल आज़ाद रहना चाहती हूँ। मियाँ, अगर नागवार खातिर ना हो तो एक बात कहूँ। कुछ घर में पड़ी जवान बहन का भी ख्याल है। खुद तो यूं ही गुलछर्रे उड़ाते रहोगे और वो घर में पड़ी पड़ी पत्थर की हो जाएगी। हुआ, मैं तो इस बारे में बहुत सोचता हूँ, मगर ये काम नाज़ली के करने का है और वो कभी नहीं सोचने वाली। उसे तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं है, वो किसी के बारे में क्या सोचेगी। तुम्हारी तो सगी बहन है। वो आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? आप ही कुछ देखें ना। अरे बेटा, मुझे इस घर के धनपट से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। बुआ देखें, घर तो नजमुन्निसा भी देख लेती है। आप कहीं चली जाया कर, ये मसला कहीं आने जाने से ही हल होगा। ठीक कह रहे हो, वो गरीब तो देख ही लेगी, लेकिन तुम्हारी जोरू कुछ करने वाली नहीं है। ऐसी औरत खुदा किसी कर न भेजे, उसे तो अपने अठलाने मटलाने से ही फुर्सत नहीं है। ऐसा जोरू का गुलाम मर्द। कोई जमाना था कि औरतें मर्दों की गुलामी किया करती थी और आज की हवा में मर्द औरतों की गुलामी करते फिरते हैं। अपने अपने नसीबों की बात है। किसी ने सोचा था कि ऐसा जमाना भी बदल सकता है?
नजमुनिसा, नजमुनिसा। क्या हुआ भाई? आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। लगता है कोई लॉटरी निकल आई है आपकी। अरे पगली, तुझे याद है वो मेरा एक दोस्त होता था बचपन का, हमीद? वो शेख साहब का बेटा। वो तो 4-5 वर्ष मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ा है। तुझे याद होगा वो बहुत शर्माता था, तुझसे भी शर्म आती थी जिसे। हाँ, कुछ कुछ याद तो आ रहा है भाई। वो जो काला सा मोटी मोटी आंखें थी उसकी, वो। हाँ, वो कल कुछ देर के लिए हमारे घर आ रहा है। अच्छा, तो भाई इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? अरे पगली, इंसान बचपन की किसी चीज को कभी नहीं भुला सकता। अगर बचपन में देखा पत्थर भी जिंदगी के किसी हिस्से में नजर आ जाए ना, उसकी क्या खुशी होती है तुझे ये भी नहीं पता। वो तो मेरा दोस्त है हमीद, हजारों यादों का मजमुआ, जिसने मुझे इस वक्त अपने हिसार में लिया है। बस तू एक काम कर, बुआ के साथ मिलके बहुत अच्छे तरीके से हर चीज का एहतमाम कर। मेरे दोस्त को अच्छा लगेगा तो मुझे खुशी होगी। ठीक है भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सब कुछ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। मेरी अच्छी बहन। मेरी अच्छी सी बहन। तुम्हें जर्द रंग बहुत पसंद है ना? बिल्कुल फूल लग रही है। अगर तुम ये कहती कि मैं मधुबाला लग रही हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। अभी कह देता हूँ। नहीं, दोबारा कही हुई बात में वो वजन नहीं रहता। और वैसे भी तुम जैसे मर्दों के ज़हन पे हर वक्त हूर क्यों सवार रहती है? मुझे तो मधुबाला ही हूर लगती है। नाज़ो, मेरी मधुबाला तो तुम ही हो। अच्छा, बहुत बातें करनी आ गई हैं। एक बात बताओ, मेरा कल एक दोस्त आ रहा है, मेरा बचपन का दोस्त। तुमसे भी मिल पाऊंगा उसे। क्यों? मुझसे क्यों? भाई उसको पता तो चले कि उसकी भाभी कितनी जबरदस्त चीज है। बेशर्मी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई आज? इसलिए कि आज मैं खुश हूं, बहुत खुश, अपने दोस्त के आने की खुशी में और तुम्हारे इस जर्द दुपट्टे की खुशी में। अगर तुम्हें पसंद ना आता तो मुझे बहुत मजाक होता। लेकिन मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मुझे ये दुपट्टा पसंद आया है। फिर से एक्टिंग? हाँ, बहुत अरसे के बाद याद आई। मुजफ्फर, मेरा तुम्हारे अलावा है ही कौन? बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला है। रही याद तो ज़िंदगी भर साथ रहती है। हाँ, वक्त इंसान के इख्तियार में नहीं होता। अब क्या इरादा है? एक नौकरी है। ये नौकरियां भी इंसान को ज़िंदगी भर इधर उधर भटकाती रहती हैं। तुम्हारी तो अपनी दुकान है, कारोबार है, तुम्हारी मौज है। मियाँ, अब कारोबार में भी वो हालात नहीं रहे। तुम बैठो, मैं तुम्हारी भाभी को बुला कर लाता हूँ। तुम्हारी आवारागर्दी का ठीक से हिसाब लेगी वो। ऐसी खतरनाक हैं? खतरनाक नहीं है, साफ गो और खरी हैं, तुम खुद देख लेना। ये है तुम्हारी भाभी।
अच्छा मुजफ्फर, मैं चलता हूँ, बस इतनी देर के लिए आया था, और रुका तो गाड़ी छूट जाएगी। हमीद, खाना तैयार है। फिर कभी। तुम्हारी बीवी ने शायद इतना बदसूरत इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा, इसलिए डर गई है गरीब। मैं चलता हूं। नाजो, नाजो, क्या बात है? बहुत बदसूरत, बदहैयत आदमी था। नफरत है, नफरत है ऐसे चेहरों से मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नाजो, ये क्या कर रही हो? जर्द रंग का दुपट्टा जला रही हूँ। क्यों? तुम्हें तो ये रंग बहुत पसंद था। मुझे इस रंग से नफरत हो चुकी है। औरत को अपनी नहीं, मर्द की पसंद से मोहब्बत करनी चाहिए। नाजो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठ गए आप? आज देर तक सोए? चलें आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नाजली कहाँ है? वो बुआ के साथ ज़रा सौदा लेने के लिए गई है, और किसी के घर भी। नजमुन्निसा, जी भाई। ये नाजली को क्या हुआ है? बिल्कुल बदल गई है ये। पहले जो चीज़ें उसको अच्छी लगती थीं अब उनसे नफरत है, और जो चीज़ें पहले उसको पसंद नहीं थी वो तमाम काम वो बड़े दिलजमी से करती। जी बदल गई है बहुत। क्या आपको उसकी ये तब्दीली पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के हर मर्द को ऐसी ही औरत चाहिए होती है जैसी अब नाजली है। तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए।
खुश तो मैं हूं शायद, लेकिन साथ ही हैरान भी हूं कि ये चमत्कार हुआ कैसे। जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। बाकी की बातों को सोचकर क्यों हलकान होते हैं। हमारी नाज़ली हमें मिल गई, बस यही इत्मीनान काफ़ी है हमारे लिए। हाँ, सही कहती। मुझे तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि नाज़ली अब ऐसी हो गई जैसी एक घरेलू और घरस्तन औरत की इस घर को ज़रूरत थी। जी बिल्कुल। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। जल्दी से ले आओ। कितने खुश हैं भाई मुजफ्फर अपनी नाज़ली की इस तब्दीली को देखकर। पता नहीं आप जान सके या नहीं, मगर मैं सब जान चुकी हूँ कि भाई मुजफ्फर अपनी नाज़ली को हमेशा के लिए खो चुके हैं, हमेशा के लिए। मगर अफसोस इस बात का है कि भाई मुजफ्फर ये कभी नहीं जान पाएंगे कि ये नाज़ली उनकी नाज़ली नहीं है।